परिसीमन, इस एक शब्द की चर्चा देश भर में है। परिसीमन के मुद्दे से एक लकीर खींच गई है, जिसके एक तरफ हैं देश के उत्तरी राज्य और दूसरी तरफ हैं दक्षिणी राज्य। दक्षिणी भारत परिसीमन के फैसले से नाखुश और कुछ डरा हुआ नजर आता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से 5 मार्च 2025 को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इसमें राज्य के सभी नेताओं ने परिसीमन की कवायद को अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस पर सोचा समझा हमला करार दिया और इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की क्या चिंताएं हैं और क्यों, कैसे ये भारत के दो क्षेत्रों के बीच एक लकीर खींच रहा है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अमरनाथ के मेनन और कौशिक डेका की इस खास रपट के जरिए। परिसीमन को लेकर स्टालिन ने आगाह किया कि अगर आबादी के रॉ फिगर के आधार पर परिसीमन किया गया तो इसकी सजा दक्षिण के राज्यों को मिलेगी, जो अपनी जनसंख्या पर काबू करने में कामयाब रहे थे, जबकि जनसंख्या पर काबू न पा सकने वाले उत्तरी राज्यों के लिए यह फायदेमंद होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी और केरल के पिनाराई विजयन ने भी ऐसी ही आशंकाएं जाहिर की हैं। दक्षिणी राज्यों के नेताओं का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि संसद में दक्षिण की कमजोर मौजूदगी का मतलब होगा कि उन्हें सेंट्रल एलोकेशन में कमी आएगी और देश के दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक गैर बराबरी की खाई और गहरी हो जाएगी और खालिस अपनी तादाद के बूते उत्तरी राज्य राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे। यहाँ तक कि बीजेपी के सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी बेचैनी जाहिर कर दी है। सीएम स्टालिन परिसीमन को केंद्र के उस पैटर्न के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं जो तमिलनाडु की ऑटोनॉमी का अतिक्रमण करना चाहता है। वहीं तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी आरोप लगाते हैं कि भाजपा परिसीमन का इस्तेमाल दक्षिण को दरकिनार करके बीमारू राज्य यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ाना चाहती है, जिससे कि संसद में वो अपना दबदबा मजबूत कर सकें। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु की एक भी सीट कम नहीं होगी। परिसीमन क्या है? परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे हर जनगणना के बाद करना जरूरी है। जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों के आधार पर ही संसद में सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। आजादी के बाद देश में परिसीमन की 4 बड़ी कवायदें की गई। पहली 3 1952, 1963 और 1973 में, क्रमशः 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद की गई। लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 के बाद 543 हो गई। 1976 में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी। इसके पीछे मुख्य तर्क था जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को बढ़ावा देना। चिंता ये थी कि ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, मुख्य तौर पर उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें हासिल हो जाएंगी और ये उन राज्यों यानी दक्षिण राज्यों का नुकसान होगा जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कामयाब रहे। शुरुआत में ये रोक 2001 तक लागू रहनी थी, लेकिन 2002 में संविधान में संशोधन के जरिए इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। दक्षिण के माथे पर शिकन क्यों? नए संसद भवन में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, इसलिए सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे ये तय होगा कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व पूरी तरह खत्म न हो। लोकसभा सीटों की संख्या 543 बनी रहती है तो उत्तरी राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 31 सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश को 26 सीटें खोनी पड़ेंगी। 2019 के एक अध्ययन के मुताबिक देश की आबादी में 39% हिस्सेदारी और 2 से अधिक प्रजनन दर वाले 4 उत्तर भारतीय राज्य फिलहाल देश की जीडीपी में 24% का योगदान करते हैं। अगर कुल सीटें 848 तक बढ़ा दी जाएं, तो इन प्रदेशों में 150 सीटें बढ़ जाएंगी।
जो औसत राष्ट्रीय 56% बढ़ोतरी के मुकाबले 86% का इजाफा होगा। देश की आबादी में 21% हिस्सेदारी और जीडीपी में फिलहाल 31% योगदान देने वाले 5 दक्षिण भारतीय राज्यों को कमतर प्रजनन दर यानी 1.8 या उससे कम की वजह से नुकसान होगा। अगर सीटें 848 तक बढ़ा दी जाती हैं तो उन्हें 35 सीटों का फायदा होगा, जो कुल लोकसभा सीटों में 56% बढ़ोतरी के मुकाबले महज 27% का इजाफा है। संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य बताते हैं कि संविधान के आर्टिकल 81 में 550 सीटों की सीमा तय की गई है, यानी 530 राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। लिहाजा सीटों की कुल संख्या में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के लिए आर्टिकल 81 में फेरबदल की दरकार होगी। इसका दूसरा पहलू यह है कि परिसीमन सीमा आर्टिकल 81 में मेंशन फेयर रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल का खंडन है, जिसके मुताबिक हर लोकसभा सांसद को 5 लाख से लेकर 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधि होना चाहिए। लेकिन बढ़ती आबादी के बाद कुछ सांसद अब लगभग 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिसीमन की कवायद संसद और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के एलोकेशन में भी फर्क लाएगी। ये सीटें हर राज्य में उनकी आबादी के रेशो में होती हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट परिसीमन पर बहस को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके की रणनीतिक चाल मान रहे हैं। इसमें अब 1 साल से भी कम समय है। भाजपा ने बेशक डीएमके को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट एन सत्यमूर्ति कहते हैं, भाजपा ने एक संवेदनशील मुद्दे को उभारा है, जबकि तमिल युवाओं की नई पीढ़ी डीएमके और एआईएडीएमके को स्थिर सरकारों के तौर पर देखती है, जो समाज कल्याण की योजनाएं लागू करती रही हैं। जनगणना पूरी होने की कोई आधिकारिक समय सीमा न होने के कारण परिसीमन प्रक्रिया शुरू होना अभी सिर्फ अटकलबाजी है। हालांकि तब तक इसे लेकर बयानबाजियां राजनीतिक चिंगारी को भड़काती रहेंगी और चुनावी रणनीति की दशा दिशा तय करती रहेंगी। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।